डेट सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स मिलने वाले हैं, किस तरह से इसको समझा जाता है, किस तरह से इसके कटिंग लेंथ कैलकुलेट की जाती है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो इंजीनियर्स, सबसे पहले हमको समझना है कि वन वे स्लैब एक्चुअल में होता क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसी एग्जांपल को आपको आपके कॉपी में सॉल्व करना है, आपके नोटबुक पे सॉल्व करना है, जिस एग्जांपल को लेकर हम सॉल्व करने वाले हैं आज इस वन वे स्लैब का बीबीएस। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो एक स्लैब का स्पान है, यहाँ पर 2 मीटर क्रॉस 5 मीटर का हमारा स्लैब का स्पान है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन वे स्लैब का रिइंफोर्समेंट है, जहाँ पर एक क्रैंक बार लगी हुई है प्रॉपरली वन वे स्लैब में। आज डिटेल पे मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ कि वन वे स्लैब का प्रॉपर पूरा स्पेसिफिकेशन आपको आज के बाद, इस वीडियो के बाद कभी भी वन वे स्लैब में डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वन वे स्लैब को समझा कैसे जाता है। जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो है लॉन्गर स्पान, जो कि हमारा स्लैब का जो भी लॉन्गर स्पान होगा डिवाइडेड बाय उसका शॉर्टर स्पान। यहाँ पर हमारा लॉन्गर स्पान कौन सा है 5 मीटर और शॉर्टर स्पान कौन सा है 2 मीटर। तो हम जब यहाँ पर करेंगे 5 मीटर अपॉन 2 मीटर, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.25 mm। इसका मतलब कि जब भी हम लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान को डिवाइड करें, अगर इसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा आती है तो यहाँ पर हम हमेशा वन वे स्लैब को कंसिडर करते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं 5/2 जो हमारा आंसर आया है वो आया है 2.25 विच इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब हमारा कौन सा स्लैब होने वाला है, ये वन वे स्लैब होने वाला है। इस चीज पर खास ध्यान समझना है हमको। अब जैसे कि वन वे स्लैब ये तो हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट की वन वे स्लैब को किस तरह से समझा जाता है वो ये है इसके सपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका क्लियर स्पान था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके दोनों डायरेक्शन पर बीम लगा है। अभी तो ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब है गाइस, इसी वजह से यहाँ पर 2 साइड ही बीम है। जब ये कंटिन्यूअस बनते हैं स्लैब, एक स्लैब उसके बगल में और स्लैब, चारों डायरेक्शन पे स्लैब्स हैं, कंटिन्यूअस स्लैब है, तब तो इसके चारों ओर बीम आएगी ही आएगी। लेकिन जब हम वन वे स्लैब के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ये 2 साइड से ही सपोर्ट रहता है। अब ये 2 साइड कौन से साइड होते हैं, ये होता है अलोंग लॉन्गर स्पान। ये जो इसका लॉन्गर स्पान है वहां पर ये इसको बीम को सपोर्ट देना होता है। अब ये क्यों देना होता है, अब मैं इस बारे में आपको बताता हूं डिटेल पे। जो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्लैब में कि जो शॉर्टर स्पान है, जब भी यहाँ पर यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारे स्लैब के ऊपर आएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये लोड क्या करेगा, ट्रेवल करने की कोशिश करेगा कहां पर, सपोर्ट्स पर। और इसकी सपोर्ट कौन से है, बीम है इसकी सपोर्ट। जब ये लोड अपने सपोर्ट यानी कि बीम पर ट्रेवल करने की कोशिश करेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, यही चाहेगा कि मैं जितना जल्दी हो सके अपने सपोर्ट्स की तरफ ट्रेवल कर लूं, ताकि मैं इस स्लैब को फेल होने से या किसी भी तरह का डिफेक्ट होने से रोक सकूं। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे शॉर्टर स्पान से ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर इसको जल्दी से अपने सपोर्ट्स पे पहुंचना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, अपने शॉर्टर स्पान पर ट्रेवल करना होगा। यानी कि जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये शॉर्टर स्पान के अलोंग लोड ट्रेवल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शॉर्टर स्पान है कौन सा है 2 मीटर। तो 2 मीटर के अलोंग लोड कहां जाएगा, अपने बीम पर ट्रेवल करेगा। क्लियर इंजीनियर्स, इस मैकेनिज्म को देखिए, जो मैं मैकेनिज्म अभी आपको दिखा रहा हूं लोड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मैकेनिज्म होगा। लोड क्या करेगा, अपने लॉन्गर बीम पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कौन से स्पान के थ्रू, शॉर्टर स्पान के थ्रू। कौन सा है ये हमारा शॉर्टर स्पान 2 मीटर। तो इस चीज को खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि स्लैब के केस में जिस भी डायरेक्शन पे लोड ट्रेवल होता है उसी ही डायरेक्शन में क्रैंक बार लगती है। इस चीज का एकदम खास ध्यान रखें, इसको नोट भी बना ले, जो पॉइंट्स मैं आपको वन वे स्लैब के केस में बताने जा रहा हूं। हमेशा जो हमारा शॉर्टर स्पान है उसके अलोंग जो लोड ट्रेवल हो रहा है, जिस भी डायरेक्शन में लोड ट्रेवल होगा वहां पर ही हमारी हमेशा मेन बार लगेगी या फिर हमारी क्रैंक बार आएगी। तो जैसे कि आपने देखा शॉर्टर स्पान के अलोंग लोड ट्रेवल हो रहा है, तो हमारी जो मेन बार है या जो क्रैंक बार है वो कहां पर लगेगी, अलोंग शॉर्टर स्पान। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए अलोंग शॉर्टर स्पान यानी कि इस डायरेक्शंस में कंटिन्यू एंड तक पूरी क्रैंक बार लगी हुई है। यहाँ स्लैब में देख सकते हैं, वन वे स्लैब में। क्लियर इंजीनियर्स, तो ये चीजें हमको समझनी होती हैं कि सबसे पहली बार कहां पर लगती है और क्रैंक बार क्यों लगती है। अब मैं आपको डिटेल पे बताता हूं कि
हम बात तो कर लेते, क्रैंक बार लग रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रैंक बार, क्लियर है, यहाँ आप स्लैब में देख सकते हैं और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्रैंक बार जा रही है। अब इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रैंक बार क्यों दी जाती है, क्यों यहाँ से ऊपर चढ़ के इस तरह से बार अपने सपोर्ट्स पर जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर देखिए क्रैंक बार यहाँ से चालू हुई है, यहाँ पर नीचे होके ये यहाँ पर अंदर चलेगी। सिमिलरली ऑल्टरनेट क्रैंक पैटर्न पे हमारा इंडियन पैटर्न वर्क करता है। तो इस तरह से क्रैंक क्यों होता है इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। यहाँ पर मैंने देखिए आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया है कि जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, क्लियर, जब भी हम सिंपली सपोर्टेड स्लैब का हम जब भी फिक्स्ड हो, सिंपली सपोर्टेड हो, जब भी हम इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं तो जो हमारा लोड मैकेनिज्म है वो क्या होता है कि जो सेंट्रल पार्ट है ये क्या करेगा, स्लैब को नीचे पुश करने का कोशिश करेगा। क्लियर है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ मैं ब्लू लाइन से यहाँ पर इसका स्लैब का हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। इसके सेंट्रल पार्ट पे कौन सा जोन आएगा, टेंशन जोन, और ऊपर कौन सा पार्ट आएगा, कंप्रेशन जोन। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा कॉन्क्रीट है वो वीक होता है टेंशन जोन में। एकदम करेक्ट इंजीनियर्स, टेंशन जोन में हमारा जो कंक्रीट है वो वीक होता है और स्ट्रांग होता है कंप्रेशन जोन में। जब ये सेंट्रल पार्ट स्लैब का नीचे होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर फेलियर कहां से आएंगे, इस नीचे पार्ट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रैक्स डेवलप होंगे, जो फेलियर डेवलप होगा, ये कौन से जगह से होगा, बॉटम से होगा। क्लियर है, जो कि वीक जोन है, यहाँ पर टेंशन डेवलप होगा। क्लियर, जैसे अगर ये बेंड होने की कोशिश करेगा तो अगर ये बॉटम से बेंड होगा तो यहाँ पर हमको बार प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हमको कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग करना है। इसी वजह से हम यहाँ पर रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं टेंशन पर। तो सेंट्रल जोन पर ये जो इसका सेंटर पार्ट है, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो इसका सेंटर पार्ट है, इस पार्ट में हमारा पॉजिटिव मूवमेंट आता है। कौन सा बेंडिंग मूवमेंट आता है, पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होता है इस सेंट्रल पार्ट पर। क्लियर इंजीनियर्स, तो इस सेंट्रल पार्ट पर पॉजिटिव मूवमेंट को क्रिएट होने की वजह से यहां पर हमको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है एट द बॉटम पार्ट। क्लियर, जो कि सेंट्रल पार्ट आप देख रहे हैं यहां पर। क्लियर इंजीनियर्स, लेकिन जैसे ही लोड अपने सपोर्ट्स की तरफ ट्रेवल करता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा स्लैब के ऊपर, अब ये क्या करेगा, जैसे कि मैकेनिज्म में हमने देखा क्या कर रहा है, ये अपने बीम की ओर जाने का कोशिश कर रहा है लोड। तो जैसे ही अपने सपोर्ट्स की तरफ जाने का कोशिश करेगा तो यहाँ पर जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट है वो क्या रहता है, चेंज हो जाता है। सेंट्रल पर पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे ही ये अपने सपोर्ट्स की तरफ जाता है तो मूवमेंट देखिए नेगेटिव हो जाता है। ये इस तरह से कुछ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्रिएट होता है। इस तरह से यहाँ से नेगेटिव मूवमेंट, फिर इस पार्ट से पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होते हुए इस तरह से नेगेटिव मूवमेंट एंड होता है हमारे स्लैब में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमको समझना है मूवमेंट की स्टडी, कि सेंट्रल पर हमारा नेगेटिव मूवमेंट और जैसे सपोर्ट्स पे ट्रेवल होता है तो हमारा नेगेटिव मूवमेंट क्रिएट होता है। सेंटर पर पॉजिटिव और सपोर्ट्स पर नेगेटिव मूवमेंट ये कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। तो जैसे यहाँ पर अब हमारा नेगेटिव मूवमेंट आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, तो डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। अब जैसे कि यहाँ पर मूवमेंट उल्टा हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है सपोर्ट्स में, तो अब यहाँ पर जो टेंशन जोन है वो ऊपर वाला जोन हो गया। यहाँ पर हमारा टेंशन जोन चेंज हो गया। अब जो फेलियर के चांसेस होंगे वो इसके ऊपर वाले पार्ट से होंगे, सेंटर पे नीचे वाले पार्ट से हो रहे हैं फेलियर के चांसेस। लेकिन यहाँ पर मूवमेंट चेंज होने की वजह से जो हमारा जोनिंग होगा वो रिवर्स हो जाएगा और जो फेल होने के चांसेस होंगे वो इस ऊपर वाले पार्ट से होंगे, क्योंकि स्लैब ये नीचे तभी जाएगा जब ये अपने सपोर्ट से उखड़ने या निकलने की कोशिश करेगा। तो इस नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करना है। अब हमको सेंटर पे हमने पॉजिटिव मूवमेंट को रजिस्ट किया नीचे बाट देके, अब सपोर्ट्स में हमको नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऑल्टरनेट क्रैंक को फिर ऊपर चढ़ा के लेकर आते हैं अपने सपोर्ट्स पर। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रल पार्ट पर सिर्फ बॉटम पर बार है, लेकिन इस सपोर्ट्स पे आते ही यहाँ पर इस साइड भी क्रैंक चढ़ के ऊपर गया और इस साइड भी क्रैंक चढ़ के ऊपर गया। क्यों गया, क्योंकि इसे इस नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करना था अपने दोनों सपोर्ट्स पर। इसी वजह से बीम पे भी क्रैंक बार इसी वजह से यूज होता है और स्लैब पर भी क्रैंक बार इसी वजह से यूज होता है, क्योंकि ये दोनों हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स। क्लियर है, ये हो गए हमारे टेंशन मेंबर्स, यहाँ पर टेंशन क्रिएट होता है। तो
तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि क्रैंक बार क्यों दी जाती है, ये मैंने आपको डिटेल पे बताया है पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में बताता हूं कि इसी जोन से आप देख रहे होंगे कि इस पार्ट से सारी बार क्रैंक हुई है, इस साइड भी इसी पार्ट से सारी बार क्रैंक हुई, यहाँ पर भी आप सेक्शन पर देख सकते हैं। अब ये इसी पार्ट से क्यों क्रैंक हुआ है, इसका मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर हमको समझना है कि जो हमारा मूवमेंट है ये पॉजिटिव से जब नेगेटिव हो रहा होगा तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस उसको बीच में आया स्लैब के, ये न्यूट्रल एक्सिस पर जो हम पॉइंट कहते हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल, यहाँ पर मूवमेंट जीरो होता है। इस पॉइंट पर मूवमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल कहते हैं। सिमिलरली इस साइड भी जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पर हमारा जनरेट हो रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल इस पॉइंट पर। क्लियर है, जहां पर ये न्यूट्रल एक्सिस पे आकर मिलेगा दोनों मूवमेंट। तो यहाँ पर जब बेंडिंग मूवमेंट का इफेक्ट नहीं होता तो यही वो जगह है जहां से हमको क्रैंक चढ़ाना होता है, यानी कि बार का डायरेक्शन चेंज करना होता है, ताकि जो क्रैंक लेंथ है, यहाँ पर जो आप क्रैंक लेंथ देख रहे हैं, इस क्रैंक लेंथ में लोडिंग का इफेक्ट ना हो और इस क्रैंक लेंथ को किसी भी तरह से फेलियर का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल से ही अपनी बार का डायरेक्शन चेंज करते हैं। इसका मतलब इसे क्रैंक लेकर ऊपर जाते हैं दोनों डायरेक्शन से। क्लियर इंजीनियर्स, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। अब क्रैंक डिस्टेंस क्या होता है, अब देखिए अलग अलग स्लैब, जैसे कि अभी सिंपली सपोर्टेड स्लैब या फिर फिक्स स्लैब, क्लियर है, कैंटिलीवर स्लैब, अलग अलग स्लैब के लिए अलग अलग क्रैंक जोन आते हैं, यानी कि अलग अलग जगह पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल एक्ट करता है। हमारा आईएस कोड 456/2000 में आप देखेंगे स्लैब के जो डिजाइनिंग की जो पार्ट है उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल का जोन है जहां पर हमारा न्यूट्रल एक्सिस पर मिलता है वो हमारा आता है 0.1L से लेकर 0.25L तक, यानी कि L/10 से लेकर L/3 L/4 तक के डिस्टेंस तक हमारा क्रैंक लेंथ निकलता है। ये आपके ड्राइंग पे क्लियरली मेंशन होता है कि कितने दूरी तक आपका ये क्रैंक बार आने वाला है। यहाँ पर आप ड्राइंग पर देखकर उसको आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। ये जो हमने पार्ट समझा इसकी टेक्निकल इंपॉर्टेंस की, वन वे स्लैब की क्या टेक्निकल इंपॉर्टेंस है, सिमिलरली जो ये इंपॉर्टेंस है इन बार्स की वो टू वे स्लैब में भी सेम है। ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट को ही रजिस्ट करने के लिए क्रैंक ऊपर चढ़ के अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो अभी तो हमने समझ लिया वन वे स्लैब किस तरह से होता है, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान की वैल्यू अगर 2 या 2 से ज्यादा आती है तो हमारा कहलाता है वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में लोड अपने शॉर्टर स्पान के अलोंग ट्रेवल करता है लॉन्गर बीम पर जाने के लिए। इसी वजह से जो सबसे पहली बार और जो मेन बार बिछेगी वो कौन से डायरेक्शन पे बिछेगी, अलोंग शॉर्टर स्पान। इस डायरेक्शन पे हमारी सबसे पहली मेन बार बिछेगी। मैंने आगे इस वीडियो के बाद एक कंप्लीट लेक्चर बनाया साइट से रिलेटेड, आप उसको भी देखकर क्लियरली साइट में डिटेल में वन वे स्लैब का मैकेनिज्म समझ सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ और मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी बार किस नेमिंग से, किस स्पेसिफिकेशन से हम वन वे स्लैब में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इंजीनियर्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वन वे स्लैब का मेरे सामने एक फोटो मेंशन है, आप यहाँ पर क्लियरली देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के, देखिए ऑल्टरनेट पैटर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ये क्रैंक है, फिर ये वाली बार यहाँ स्ट्रेट जाके डाउन गई है। सिमिलरली जस्ट उसके जो बाजू वाली बार है यहाँ पर क्रैंक है लेकिन ये नीचे होकर यहाँ पर डाउन गई है। सिमिलरली इस ऑल्टरनेट पैटर्न पे हमारे इंडियन पैटर्न वर्क करता है।